वेलकम बच्चों। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरणों के सरल अनुप्रयोग, जो हमारा चैप्टर 6 है। और इसके बारे में आज हम जानेंगे। जो इसके थ्योरेटिकल बेस जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो हम देखेंगे। इसका जो भी थ्योरी रहने वाला है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, और हो सकेगा तो जितने भी क्वेश्चंस हो सकेंगे वो करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, लेकिन सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए हम इसे कवर कर रहे हैं पूरा। तो ठीक है, कुछ इसमें परपथ वगैरह दिए हुए हैं, पथ वगैरह हैं, उन्हीं के थ्रू हम इसे करते हैं। जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो भी हम इसका यूज़ जैसे भी रहेगा उन्हें हम करेंगे। सो देखिएगा, पहला परपथ जो दिया हुआ है हमें LC-CD पथ है, ठीक, इसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमें वो है हमारा LC, और एक LCR है, वही सेम जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वही है ये सारा कुछ। तो इस फॉर्मूले को बहुत यूज़ करते हैं इसमें हम, तो इसको आप ज़रा नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो फार्मूला है हमारा, और ये है कुछ, ठीक है। जो भी हम पहले तो इसके क्वेश्चंस करते हैं सर, उसके बाद ही हम आपको ये सारा कुछ साथ के साथ ही समझाते रहेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, 6 अभ्यास का जो हमारा है पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है 200 ओम के प्रतिरोध तथा 2 हेनरी के प्रेरकत्व को 50 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परपथ में धारा I का मान समय टी के फलन के रूप में ज्ञात करना है हमको। तो जैसा कि अभी हमने एक फॉर्मूला आपको दिखाया था, वही फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, और उसी के थ्रू हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, जो हमें दिया हुआ पहले हम उसे नोट करते हैं यहाँ पर, ठीक। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, उसमें हमें R दिया हुआ है। तो R हमको दिया हुआ है 200 ओम, और E हमको दिया हुआ है 50 वोल्ट, ठीक है। और हमको L दिया हुआ है 2 हेनरी, हिंदी में लिख देते हैं। और जो फार्मूला हमने लिखाया था आपको, वो फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए क्लियरली कि ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से इसका जो है सोल्यूशन वहाँ किया हुआ था उसी थ्योरी के थ्रू, और जो आपने इसमें देखी थी, तो वहीं से हमने ये फार्मूला जो फाइंड दिया था हमको, तो वही हमें डायरेक्टली यूज़ कर लिया यहाँ पे, क्योंकि हमें फिर उसकी आवश्यकता नहीं थी पूरा सॉल्व करने के लिए। तो सीधा सीधा हम यहाँ लगाएंगे अपनी वैल्यूज़ को और पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखो, तो ये हमें कितना दिया है, 50 दिया हुआ है, तो 50 लगा दिया, अपॉन में R दिया है 200 को यूज़ किया हमने, और कोष्टक में 1 माइनस E की पावर माइनस का 200 क्या है, माइनस का R/L है, तो R हमारा 200 है, माइनस का 200 अपॉन में 2 इंटू T, ठीक है। ये हमें मिल रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा 15 और 4, और इसको यहाँ काट देंगे तो 100, और माइनस का रहेगा ये नेगेटिव। तो ये हमारा इसका आंसर जो है हो जाएगा। आई होप कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत सही क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, और सिंपली हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो इसका जो आंसर आया है वो हमारा यही रहेगा, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था सॉल्यूशन में, और ऐसे क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आए नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि ये है कि समझ में आते रहेंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के। लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो सेम है, ठीक। तो आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, और इसमें दिया हुआ है e⁻⁻4 बराबर ये वैल्यू दे रखी है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा ना 1 माइनस, तो यहाँ पर e⁻⁻4 ही आ रहा होगा, उसको आप वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो वहाँ से आपका आंसर जो है इसका हो जाएगा। तो चलो बच्चों, इसका जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, 20 ओम के प्रतिरोध तथा 2 हेनरी के प्रेरकत्व को 100 साइन 150 टी वोल्ट के विद्युत वाहक बल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और 0.1 सेकंड पश्चात धारा का मान ज्ञात हमसे जो है करवाया है। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो बच्चों, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो उसमें जो दिया हुआ है वो दिया है R = 20 ओम और E = दिया हुआ है हमको 100 साइन। तो यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल सकता था कि ये क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसे। और L हमको दिया हुआ है 2 हेनरी, ठीक है, ये हमको जो है इसमें दिया हुआ है, और हमें T दिया हुआ है, T दिया हुआ कितना, 0.1 सेकेंड। तो
जो हमें दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। देखो पहले तो ये समझ में आ गया क्लियर। इसमें भी जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वही सेम होने वाला है। इसमें भी हम जो है इसी को यूज़ करने वाले हैं कि आई इक्वल टू ई अपॉन में आर कोष्टक में 1 माइनस ए की पावर माइनस का आर बटे एल इंटू टी। ठीक है ना, वही सेम फॉर्मूले को हम यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। अब जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्हें हम पुट कर लेंगे। हमें ई दिया हुआ है, थोड़ा सा संभल मतलब जो हमें दिया हुआ पहले उसे लिखते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं आपको क्या चेंजिंग इसमें करनी थी, क्या कैसे से सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है 150 टी अपॉन में क्या है एल, और एल कितना है हमारा 2 हेनरी, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा अपॉन में आर है तो हमें 20 दिया हुआ है, और कोष्टक में हमारा क्या रहेगा 1 माइनस ए की पावर माइनस का 20/2 इंटू 0.1। ठीक है ना, ये हमारा रहेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का जो तरीका है, अभी जो है हमारे जो वैल्यू दी हुई है वो लगभग लगभग में दी हुई है। किस में दी हुई है? लगभग में, तो हम इसमें लिख देंगे ये लगभग में रहेगा हमारा अभी। तो अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, लेकिन लिख दो बेस्ट रहेगा। देखिएगा 5 साइन 150 इंटू 0.1 कोष्टक में हमारा क्या है, ये कट जाएगा और पॉइंट में दिया हुआ था तो 1 माइनस ए की पावर माइनस का 1। ये हमारा इसको सॉल्व करने के बाद आए हो समझ में आ गया कैसे हुआ होगा। देखो यहाँ पे 10 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, वो पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट से हमारा 0 हट जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको जो सॉल्व करेंगे हम आगे, हमारे पास ये है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 5 साइन 15 डिग्री, ये भी गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा हमारा 0 से। 1 माइनस ए की पावर माइनस 1 बराबर जो है, इसको सॉल्व करेंगे हम कंप्लीट इसे जब वैल्यू पुट करके, तो हमें क्या मिल जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है ना, यही आपको थोड़ा सॉल्व करके हमको जो है लिखना था कि ये क्या आने वाला है कैसे। सो ये वैल्यू पुट करके हमने इसको सॉल्व किया क्वेश्चन को पूरे को, तो ये हमारा इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक, अब जो और क्वेश्चन हैं उनको भी देखते हैं। अब कुछ लेंथी क्वेश्चन लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कुछ लगता भी है कि आ सकते हैं और नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, बस समझ ना आने चाहिए। हम समझ लें इसको, ये रहेगा कि सारे कंटेंट हमारे माइंड में रहेंगे तो बेटर रहेगा कि कोई भी चीज़ की छूटेगी नहीं। फिर ये है तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में रहेगा ही, समझ लोगे तो बच्चों जो हमारे इसमें क्वेश्चन एक 8th क्वेश्चन है और 6th क्वेश्चन है वो हमें पहले से ही बुक में सॉल्व किए हुए दिए हुए हैं, तो हमें उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और जो क्वेश्चन बीच में रह गए हैं तो वो जो है ऐसे ही सॉल्व होने वाले हैं हमारे। और मैं अब आपको क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ वो है 4th क्वेश्चन। ठीक, 4th बता देता हूँ जिससे कि आपको उसी तरीके से हम जो है सेम 5th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो फिर जो 4th क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका कि एक वस्तु जिसका तापक्रम 70 डिग्री सेंटीग्रेड है एक कमरे में रखी है, कमरे का तापक्रम जो है कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि वस्तु का तापक्रम 20 मिनट पश्चात 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो 40 मिनट पश्चात तापक्रम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में सही लग रहा है और बताता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है तो थोड़ा समझ के चलिएगा, साथ के साथ ही कहीं पर भी कोई पॉइंट छूटे नहीं, साथ के साथ समझते रहेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। सो 4th क्वेश्चन में जो दिया हुआ पहले हम उसे लिख लेते हैं सारा। तो देखो जो हमें दिया हुआ था, पहले दिया था θ1 जिसे हम बोलते हैं, और फॉर्मूले में जब रखेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि हमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। तो θ1 जो हमें दिया हुआ था वो वस्तु का प्रारंभिक तापक्रम होता है जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वहीं टी हमें कमरे का तापक्रम दिया हुआ था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्मॉल टी 20 मिनट पश्चात मतलब थीटा जो हो जाता है वो कितना जाता है टेम्परेचर हमारा तापक्रम 60 डिग्री जो है उसका हो जाता है। अब जो फार्मूला है बहुत ही अच्छा फार्मूला वो लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए कि इसमें एक्चुअल में हमें करना क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो वो थीटा इक्वल टू हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, माइनस टी माइनस के टी, यही हमारा इसका फार्मूला इसमें यूज़ होने वाला है। तो देखो इसे जब हम जो वैल्यूज़ अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि कैसी वैल्यूज़ हमको इसमें पुट करनी है। तो पहले टी हमको पता है, टी पता है, θ1 पता है, ई पता है, और ये θ1 पता ही है और थीटा भी पता हुआ है। तो चलिएगा पुट करते हैं वैल्यूज़ अपनी, जो नहीं दिया है उसे छोड़ देंगे, उसी को सॉल्व करना है हमको एक्चुअली में। तो देखो 60 डिग्री सेंटीग्रेड हमें ये दिया हुआ था इक्वल टू में 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस
70 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, इनटू में ई की पावर माइनस का के इंटू 20, ठीक, ये हमारा हो गया। आगे इसको सॉल्व जब करेंगे हम तो देखो हमने क्या किया, इस 30 को इधर ले आए तो 60 में से 30 गया तो 30 बचेगा, ठीक, ये लिख लिया हमने, बराबर में 40 बचा यहाँ पर इंटू ई की पावर माइनस का 20 के। क्लियर हुआ? तो ये हमारा हो गया। अच्छा ये 40, अब इसको हमें इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि ई की पावर माइनस का 20 के बराबर, ये हमारा इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, तो 30 अपॉन में 40 मतलब ये कट जाएगा तो 3/4 बचेगा, क्या बचेगा, 3/4 बचेगा। इतना क्लियर हुआ? अब जो आगे हमें सॉल्व करेंगे तो देखो इसने, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अब 40 मिनट जो हमारे लगाए हैं, 40 मिनट पश्चात माना कि तापक्रम जो है कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, हमने ये मान लिया। अब वही फॉर्मूला दोबारा से यूज़ करेंगे हम। तो देखो मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए क्लियरली कि जो भी आपको पॉइंट्स में लिख बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो लिख भी रहा हूँ साथ के साथ ही, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो हमारा कितना तापक्रम हो जाएगा ये हमने मान लिया। अब देखो चूँकि थीटा बराबर क्या है हमको पता है, टी प्लस θ1 माइनस टी, है ना, और ई की पावर माइनस का के टी। क्लियर है? अब देखो ई की पावर माइनस का के टी, अब इसमें 20 चलो मैं बता रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ 40 मिनट की बात हो रही है तो 40 मिनट हो जाएगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा, देखो 30 डिग्री 30 डिग्री प्लस वही 70 माइनस 30 डिग्री और इनटू में क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस का, ये टी हमारा 40 है, अब इसकी बात हो रही है इसलिए, तो के, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। अब हमें पता है इसमें क्या कितना बचेगा, 40 बचेगा, कितना बचेगा, 30 प्लस 40, एक मिनट जरा, ठीक है, इतना हो गया। अब हमको पता है कि जो इसकी वैल्यू थी कितनी थी, देखो इसको हम जरा बताते हैं आपको, इस तरीके से यहाँ साइड में बेटर रहेगा, देखो समझाते हैं आपको। ई की पावर माइनस का 20 हमारे पास था, इसका हमने के भी था साथ में, इसका होल स्क्वायर लगा दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 40 के हो जाएगा ना, क्लियर, 40 हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू ये हमने यहाँ पे निकाली थी तो हमने बस वही यहाँ पे लगाएंगे और 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, तो इसका स्क्वायर किया हमें क्या मिल जाएगा कि 30 प्लस 40 इंटू में 3/4 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, कितना हो जाएगा ये, 40 इंटू 9/16 हो जाएगा। इससे हम इसे काटना चाहें तो काट कर इसको पॉइंट में सॉल्व करना पड़ेगा हमको, फिर तो पॉइंट में ही सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास आएगा कितना कि 30 तो ये है ही है, देखो 30 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आप चाहें तो जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हो, 10 और 4 2, 4 से 2 से काट देते, 2 5 10, और ये हमारा जो बचा है इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 45 आएगा, और 45 में इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना जाएगा, 22.5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, इतना हमने निकाला। अब 22.5 डिग्री इतना हो गया, अब इसको ऐड कर लेंगे और हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐड किया तो कितना है, 50 और 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही हमसे पूछा था और हमने निकाल लिया, ठीक है ना, इसने ही तो पूछा था ना, तो ये हमने कर लिया कि 40 मिनट पश्चात जो है तापक्रम क्या हो जाएगा, तो वो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है चीज़ों को और कुछ नहीं है बस, लेकिन फार्मूले को आप लोग देखना पड़ेगा कि फार्मूला हमारा कौन सा कहाँ यूज़ हो रहा है, तो ये भी सारी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी, लेकिन कोई नहीं, और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिया है हमने। 5th क्वेश्चन सेम होने वाला है, तो 5th क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, 6th क्वेश्चन सॉल्व दिया हुआ है, और उसी तरीके से 7th हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब करते हैं अपना, चलिएगा 7th क्वेश्चन को ही बता देते हैं आपको। देखो 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन है, इस नाभिक की 1 ग्राम कितने दिन में कम होकर 62.5 मिलीग्राम रह जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बता देंगे आपको। तो वो जो क्वेश्चन हमारा 7th है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक, हमें उसमें जो वैल्यू दी थी वो हमने लिख ली है, और इसी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा
देखो जो फार्मूला हमारा पहला यूज़ होगा वो है हमारा m इक्वल टू m0 इंटू 1/2 की पावर n। आप इन्हीं क्वेश्चंस को जो मैं करा रहा हूँ उनको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और इन्हीं क्वेश्चन से आपका कुछ ना कुछ अगर आ भी जाएगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे और वही आप बेटर रहेगा आपको। तो इसीलिए मैं और करा रहा हूँ कि बाई चांस क्वेश्चन आ भी जाए तो आप लोग आसानी से कर सकें। ये हमने इसको सॉल्व किया m1 और m0 लगा के जो हमें दिया हुआ था उसी हिसाब से m1 m और m0, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया। अब देखो इसको थोड़ा सा वही सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा की पावर n इक्वल टू इसकी पावर n, इसको हम इसमें डिवाइड में लेके जाएंगे ना 62.5 पॉइंट में 1 0 0 और 0 थोड़ा सा काटेंगे और जो हमको मिलेगा फाइनली वो है हमारा 1/16, ठीक है ना। हमें 1/16 मिल जाएगा क्योंकि यहाँ से एक और कटेगा और यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 16 बार चला जाएगा। तो इतना हो गया जहाँ से हमको मिल रहा है 1/2 की पावर 4। ऐसे तो करते हैं ना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, हमें n की वैल्यू चाहिए होती है तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, n इक्वल टू 4 मिल गया। क्या मिल गया हमें, यहाँ से मिला n बराबर 4 और ये हमारा पहला हुआ। तो ये क्या है, हमारा अर्धकालों की संख्या है। क्या है ये जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा जो है अर्धकालों की संख्या है। क्या है, अर्धकालों की संख्या। इसे लिखना चाहो तो लिख लो कि अर्धकालों की संख्या। और ये हमने यहाँ से लिख लिया इसको। अब देखो हम जो अब अभीष्ट समय निकालेंगे वही हमसे पूछा गया है कि अभीष्ट समय कितना इसमें जो है चलेगा समय लगेगा। देखो अभीष्ट जो समय लगने वाला है, टाइम लगने वाला है वो कितना है कि अर्ध आयुकाल t इंटू एन, ठीक है। अर्ध आयुकाल t इंटू एन। तो अर्ध आयुकाल t है हमारा, n टू एन है। n कितना है हमारा 44, t कितना है 4 है, सॉरी t हमारा 44 है, n हमारा देखो t हमारा 44 है, n हमारा 4 है। तो 44 इंटू 4 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 176 डे या दिन, ठीक है ना। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और सो आई होप कि यहाँ तक आपको जो भी मैंने क्वेश्चन समझाए हैं फॉर्मूले आप लोग को जो भी हैं आपका समझ में आए होंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग ना एक बार रिवीजन जरूर करिएगा क्योंकि इसी क्वेश्चन से आपको काफ़ी क्वेश्चन फंसने वाले हैं। और 7th क्वेश्चन की तरह सेम हमारा 9th क्वेश्चन होने वाला है तो आप उसे भी खुद से करेंगे। हम करेंगे 11th क्वेश्चन, ठीक। 11th क्वेश्चन को करेंगे और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट या थोड़े लॉन्ग रहने वाले हैं उनको ही हम सॉल्व कर लेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत तो है नहीं क्या इसमें। तो 11th क्वेश्चन को करते हैं अब। तो क्वेश्चन हमारा 10th दिया हुआ है, उसी तरीके से कुछ 11th दिया हुआ है। तो 11th को कर लेते हैं और 10th को आप लोग खुद से दिमाग लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखो किसी देश की जनसंख्या हमको प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, कितने वर्षों पश्चात जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन दिया हुआ है, हालांकि बाई लैंग्वेज आप बहुत जल्दी से कर सकते हो सॉल्व, है ना। तो इसे लेकिन हमें अपने तरीके से सॉल्व करना है तो देखते हैं। और 10वां जो क्वेश्चन है, किसी देश की जनसंख्या 20 वर्षों में दोगुनी हो गई है तो कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, है ना। लगभग सेम तरीके से है लेकिन मैं जो करा रहा हूँ वो 11th क्वेश्चन है आप लोगों को अभी के लिए क्योंकि परसेंटेज में दिक्कत ज़्यादा होती है। चलिएगा तो इसे सॉल्व करते हैं 11th क्वेश्चन को। जैसे कि दिया हुआ है तो माना कि t बराबर तो 0, ठीक, पर जो प्रारंभिक जनसंख्या है हमारी, थोड़ा संभाल के मतलब थोड़ा समझ के चलिएगा साथ के साथ ही, जो कि रिपीट ना करना पड़े क्वेश्चन को, थोड़ा लेंदी भी है और इसीलिए बोल रहा हूँ। तो ये रहेगा, है ना। ये हमने माना उसी हिसाब से कि प्रारंभिक जनसंख्या हमने क्या मानी है, P0 मानी हुई है, पॉपुलेशन P0 उस तरीके से मान लिया हमने। अब माना कि t वर्ष पश्चात, बात ये भी तो हो रही थी ना, दोनों ही चीज़ें मान लेते हैं। t वर्ष पश्चात जो जनसंख्या हमारी हो रही है वो क्या हो रही है, वो बढ़कर y हो जाती है। क्या हो जाती है, y हो जाती है। हमने ये क्वेश्चन में मान लिया, ठीक, कि ये y हो जाती है। अब
क्लियर समझ में आता रहेगा आप लोगों को कि हाँ ये हमने माना हुआ है, P0 लिखा हुआ है। तब हम कहेंगे कि dy, क्वेश्चन में हम यहीं से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, dt इज इक्वल टू ky बराबर, तो ये dy बाई dt मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10/100 इंटू में y। ठीक, इसको सॉल्व करना है, चूँकि 10% वृद्धि जो हो रही है वो भी तो देखना है ना, 10% वृद्धि हो रही है, इसको भी तो थोड़ा सा लेके चलना है, इसीलिए हमने यहाँ पे 10/100 कर दिया है। ठीक है, हो रही है क्योंकि 10% जो वृद्धि हो रही है उसके हिसाब से हमने इसको किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y बराबर 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो y हमारा तो 1/10 dt। ठीक, हमने इसको सॉल्व किया है। फिर देखो वही जो हम अभी लास्ट में सीखते हुए हैं उसी तरीके से हम सॉल्व करें। फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी टी बराबर k इंटू वाई, तो k हमारा 10% था, उस हिसाब से हमने लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और बोथ साइड इंटीग्रेशन करते थे ना, याद है ना सारा कुछ, तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी चीज़ को लेकर, इसीलिए मैंने आपको बताया। देखो ये था ना, तो y हमने इधर ले लिया और 1/10 यहाँ तो बचेगा ना, और ये हम dt को इधर ले आए, तो इसको t के सापेक्ष इधर का समाकलन, इधर हम dy के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो dy बाई डी अपॉन वाई लिखा है 1/y, तो इसका मतलब हो जाएगा log y। क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, हमको जब t है dt t लिखा हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा t/10 और प्लस में c, तो इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमारी जो जनसंख्या थी t बराबर कितनी थी, 0 पर, जनसंख्या हमारी जो क्या थी वो थी y बराबर p0। ठीक है, और इसलिए जो हम क्या कह सकते हैं कि log p0 बराबर 1/10 इंटू 0 प्लस सी, 1/10 इंटू 0 प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, तो हमें मिल जाएगा c बराबर log p0। ठीक, तो ये हमने यहाँ से निकाला है ना, तो आई होप समझ में आया होगा कि t बराबर 0 था तो लगा दिया हमने और सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, और ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास c बराबर इतना बचेगा, तो हमने लगा दिया इतना। अब आगे बढ़ेंगे तो समीकरण जो हमारा फर्स्ट था, जो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा हमारा, इसके इसी के थ्रू थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको हम। समीकरण फर्स्ट में c का मान रखने पर, ठीक है, तो log y बराबर 1/10 इंटू टी प्लस log p0। क्लियर है, इतना हमको यहाँ से मिल गया। अब इसका करेंगे पक्षांतर इधर, तो हमको मिल जाएगा log y माइनस log p0। ठीक है, और इक्वल टू में क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 1/10 इंटू टी। ठीक, ये बचेगा हमारे पास। अब कोई दिक्कत नहीं भाई, log m माइनस log n कर लेंगे तो ये y बाई p0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log y बाई p0। हमने log m माइनस log n की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करी है, सो 1/10 इंटू टी एंड देन द होल इक्वल टू t इज इक्वल टू, हमें क्या मिल जाएगा, कुल मिला के 10 इसका गुणा कर देंगे तो 10 log y बाई p0 मिल जाएगा। तो फाइनली जो क्लियर, देखो y हमारा क्या है, वो है, देखो मैं बताऊँ, t इक्वल टू हमको पता था कि t इक्वल टू 10 log, अब ये y इक्वल टू क्या है, y हमारा क्या है 2p0 है, 2 इंटू p0 तो है, तो क्या हो जाएगा 2p0 अपॉन में p0, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा 2, तो कुल मिला के जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फाइनली हमारा कि 10 log 2, और यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। सो आई होप कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और सारा ही क्वेश्चन सही था, कोई भी परेशानी करने वाली बात नहीं थी इसमें। तो दोगुनी हो रही थी इसलिए हमने p0 को 2 कर दिया है, 2 से गुणा कर दिया है, और वहाँ यूज़ करके उसको y इक्वल टू, तो भाई वहाँ हमारी पॉपुलेशन दुगनी हो रही थी,
इसलिए हम इसको 2 से गुणा करके और ये कट जाएगा, बचेगा 2, हो गया सवाल सॉल्व। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फाइनली बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो बच्चों जो इसका 12th क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। 11th क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किया लास्ट हमने। तो एक कण 10 सेंटीमीटर आयाम तथा 2 सेकंड आवर्त काल के साथ सरल आवर्त गति SHM कर रहा है, मतलब SHM कहते हैं। तो मध्य स्थिति से 8 तथा 6 सेंटीमीटर दूरी पर मध्य स्थिति के एक ही ओर 2 बिंदु हैं। इन बिंदुओं के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है हालांकि। तो इसे करते हैं, थोड़ा लेंदी और थोड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है क्वेश्चन को, तो रहेगा साथ मेरे और अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। हम वही अब तक जैसे मैथ में चलता चला है मानने का परिचय, तो वही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। 12th क्वेश्चन में अपने में कुछ मानेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने माना, तो बच्चों इस तरीके से हम करेंगे। तो माना कि 8 सेंटीमीटर तय करने में लगा समय T1 तथा 6 सेकंड में तय करने में लगा समय T2 हमने माना है। और हमें A बराबर 10 सेंटीमीटर, T बराबर 2 सेकंड और म्यू बराबर दिया हुआ है हमको 2π/T होता है और 2 हमें वो दिया था। तो हमने क्या किया, म्यू बराबर पाई निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो x समय कितना दिया हुआ है, x समय दिया हुआ है 8, ठीक है ना। 8 बराबर पहला वाला समय, तो 8 बराबर क्या कर देंगे उसको, ए हमारा क्या है, ये 10 है तो 10 कॉस, ये पाई है तो पाई और ये T1। क्लियर हो गया। ये हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पर अपनी। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 10 को उधर भेज देंगे तो कुल मिला के हमें मिल जाएगा कॉस पाई T1 बराबर 8/10, मतलब 4/5। ठीक है ना, ये हमको मिला। हमने अच्छा इसे अभी क्वेश्चन बनाते हैं, सेकंड में बनाते हैं। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके T1 बराबर, ये बेटर रहेगा, कॉस 1/पाई कॉस इनवर्स 4/5। इस तरीके से इसको चेंज करेंगे हम और इधर ले आएंगे। इसको माना हमने अपना पहला समीकरण। ठीक, अब हम जो लेंगे 6 सेंटीमीटर वाला, ये तो 8 सेंटीमीटर वाली हो गई। अब 6 सेंटीमीटर वाली देख लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर में तय की तो वही सेम रहेगा। ए तो हमारा 10 दिया ही हुआ है तो वो 10 ही रहेगा। कॉस पाई T2 है, भाई T2 तो माना हुआ है ना हमने, और T1 T2 के मान वैल्यू चाहिए हमको, तो ये किया तो हमें मिल जाएगा कॉस पाई T2 बराबर, तो ये हमें मिल जाएगा 3/5। वही सेम इसकी तरह इसका भी इक्वेशन बनाएंगे तो मिल जाएगा हमको T2 बराबर 1/पाई कॉस इनवर्स 3/5। देखो हमारे पास यही तो आया है, तो ये हम मान लेंगे इसको सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, T2 हमें मिल गया है, T1 हमको मिल गया है। हमें करना क्या है, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो वही T2 माइनस T1 हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे इसमें तो 1/पाई कॉस इनवर्स 3/5 माइनस करेंगे 1/पाई कॉस इनवर्स 4/5। यही तो किया हमने। अब देखो हमें क्या मिल जाएगा कि 1/पाई हमारा कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया। अंदर क्या आया, कॉस इनवर्स 5 से 0.6 बार डिवाइड गया माइनस कॉस इनवर्स 0.8। ठीक है ना, ये हमको यहाँ से मिला। अब हमको जो ये मिले हैं उनको हम ये देखें कौन से ये जो वैल्यू है वो 0.6 और जो 0.8 है वो कौन से उसकी एंगल की है। तो वो एंगल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा यूज़ कर लेंगे कैलकुलेटर का। और उससे हमने क्या किया, देखो इसका मान क्या होता है 53, 21 का मान होता है। तो वही कॉस इनवर्स को ख़त्म कर देंगे यहाँ से, तो 53 डिग्री एंड 6 डैश माइनस करेंगे 36 डिग्री और 48 डैश। ये हमने किया। इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/पाई इंटू आगे देखेंगे 16 डिग्री और 18 डैश। ठीक है, ये मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको ये 18 दिया हुआ है ना हमको, 18 को थोड़ा सा करेंगे सॉल्व तो हमें मिल जाएगा कुल मिला के फाइनली आंसर 1/पाई 16 इंटू 16.3 डिग्री। ये पूरी हमारी डिग्री यूज़ हमारी कर लेंगे। अब देखो
आगे जब इसे सॉल्व करेंगे हम करने क्या वाले हैं, जब भी इसका आंसर निकालेंगे तो एक जो टेक्निक है वैसे आप लोग यूज़ करे होंगे पहले ही, तो उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं कि 16.3 या फिर फिजिक्स में अभी आप यूज़ करते भी होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पाई बाई 180 तो है ना, याद है कुछ इस तरीके से सॉल्व करते तो 163 अपॉन में 1800 इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कुल मिला के 0.09 सेकेंड। तो यही आंसर है इसका और इसी तरीके से हमें इसे सॉल्व भी करना था। सो आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको सही से समझ में भी आया होगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं थी। सेम क्वेश्चन बस यहाँ से थोड़ा सा रहा होगा दिक्कत कि इसे कैसे चेंज किया है, तो वो डैश का जो भी प्रोसेस है हमने उसी प्रोसेस से सॉल्व किया हुआ इस क्वेश्चन को। चलेगा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, बस फिर से ख़त्म करते हैं ऐसे पूरा। तो बच्चों इसका जो 13th क्वेश्चन है वो है एक कण 12 सेंटीमीटर आयाम तथा 4 सेकंड के आवर्त काल से सरल आवर्त गति करता है। उस समय कण में त्वरण ज्ञात करो वह जब वह मध्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन सही है, बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों जो हमें दिया था वो हमने लिख लिया, इसको सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले के थ्रू कि d2x/dt2 बराबर म्यू एक्स माइनस का म्यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सिंपली वही तरीका और 2 पाई इसका पहले मान निकाल लेंगे तो ये t बराबर में 2 पाई/4 बराबर पाई/2। ठीक, हमने ये निकाल लिया अपने क्वेश्चन को, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने। अब हम पाई का मान लगा देंगे यहाँ पर 3.14 अपॉन में 2। इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 1.57। ठीक है ना, ये हमको यहाँ से मिल गया, इसकी वैल्यू मिल। अब हम देखेंगे इसलिए कि d2x/dt2 इक्वल टू जो वैल्यू है हम लगा देंगे, तो इसका स्क्वायर था ना, तो -1.57 का होल स्क्वायर इंटू 4। इसका स्क्वायर किया, 4 से गुणा किया, अरे वाह सॉल्व हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, d2x/dt2 इज इक्वल टू -9.85 का 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और बात है कि जो नेगेटिव चिन्ह है वो क्या दर्शाता है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, इसी भी लिख दे रहा हूँ मैं, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए कि जो नेगेटिव चिन्ह है वो क्या दर्शाता है। जो त्वरण इसका है वो क्या है, मध्य स्थिति की ओर है। ठीक है ना, किसकी ओर है, मध्य स्थिति की ओर है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा और इसका एक और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, फिर हम इसे ख़त्म करने वाले हैं और यहाँ तक ही रखेंगे इस लेक्चर को आज। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, एक स्प्रिंग नियतांक 1000 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर लटकी है और उसके निचले सिरे पर कितना है, 10 किलोग्राम का द्रव्यमान बंधा है। तो द्रव्यमान को 5 सेंटीमीटर नीचे खींचकर छोड़ दिया जाता है। स्प्रिंग का दोलन काल, आवर्त आयाम तथा टी समय पर विस्थापन ज्ञात करना है हमको। सो क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है, करते हैं इसको और ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला आज हमसे हमारा। और जो भी क्वेश्चन आपका डाउटफुल है, अगर उसमें लगता है आपको कि, तो मैं वो समझा दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। सो वीडियो अगर क्वेश्चन जो भी मैंने समझाए हैं अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, सो लाइक करिएगा और करते हैं इसका 16th क्वेश्चन। तो हमें ये इसमें दिया हुआ था और हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कैसे सॉल्व करना है, वही KYM में फॉर्मूला दिया हुआ है, उसी फॉर्मूले के थ्रू। तो 1000 अपॉन में 10 इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 100। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से स्क्वायर है इसलिए तो इसका वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है ना, तो स्क्वायर दिया था तो 100 था, तो ओमेगा की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी। और दोलन काल हमें फाइंड करना है, तो दोलन काल बराबर होता है क्या, 2 पाई/ओमेगा। तो 2 पाई मतलब 2 × 3.14
4 अपॉन में ओमेगा की वैल्यू 10, इसको डिवाइड करेंगे तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.628 सेकेंड। ठीक है, तो ये तो अभी हमें निकल गया। अब हम विस्थापन भी निकालना, तो विस्थापन निकालते हैं, उसके बाद हम जो उसकी आवृत्ति को फाइंड कर लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा वही। ठीक है ना, तो विस्थापन जो है हमारा क्या है, विस्थापन है हो जाएगा हमारा इक्वल टू में ए कॉस ओमेगा टी बराबर 0.05 कॉस 10t। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया क्लियर। अब जो ये तो ठीक है, हाँ आई तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो हम इसका आयाम जब निकालेंगे, आयाम वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अधिकतम विस्थापन के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, अधिकतम जो विस्थापन है हमारा उसके बराबर जो है हो जाएगा। तो ये क्या है 0.05 इंटू 1, तो किया तो कितना 0.05 मीटर। ठीक है ना, मीटर हो जाएगा। और आवृत्ति क्या हो जाएगी इसकी, और आवृत्ति ही हमसे जो है इसमें निकलवाई है, आवृत्ति इसकी हो जाएगी बराबर 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या बराबर हो जाएगा क्या कि 1/0.628 बराबर 1000 अपॉन में 628। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.59 दोलन पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर जो मैंने समझाया है वो आज अच्छे से समझ में भी आया होगा। और ये आज तक कभी आपने यूट्यूब कहीं पर भी आई थिंक मिला भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसीलिए इसको डाला भी है कि आपको ये भी टॉपिक की नॉलेज मिलनी चाहिए। सो यहाँ से बेटर आई थिंक कहीं मिलेगा भी नहीं आप लोगों को। सो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो बच्चे आज मेरे साथ नए जुड़े हैं वो आज ही चैनल मैथ्स विद वैब को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जैसे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ उनके पास समय से पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं अपने अगली लेक्चर में। जो क्वेश्चन, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस इन स्पेस। काफ़ी अच्छा टॉपिक है वो भी, तो उसे हम अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं।